नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी, राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के डेली यूपीएससी एमसीक्यूज की। और हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, द ग्रैंड ऑनर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार इज द ऑनर बाय विच कंट्री। आपको बताना है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार, यह एक किसी देश का क्या है, यह एक किसी देश का ऑनर है और यह कौन से कंट्री का है आपको बताना है। फिलहाल यह न्यूज़ करंट अफेयर्स में है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश का हाईएस्ट अवार्ड क्या है। ठीक है, जो चीज़ करंट में होती है वो चीज़ यूपीएससी के दिमाग में, यूपीएससी के पेपर सेटर करने के वाले व्यक्ति के पास भी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, आपके सामने ऑप्शन है नाइजीरिया, आपके सामने ऑप्शन है सूरीनाम, बोत्सवाना या उगांडा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिनका यह हाईएस्ट ऑनर है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सूरीनाम। क्यों यह न्यूज़ में था आपको पता होगा कि फिलहाल रिसेंटली अगर देखा जाए तो भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो कि प्रथम शेड्यूल्ड ट्राइब प्रेसिडेंट बने हुए हैं, उनको सूरीनाम ने अपना हाईएस्ट ऑनर यानी कि द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड उनको दिया हुआ है। ठीक है, और यह एक प्रथम भारतीय बने हैं, हमारे राष्ट्रपति जी प्रथम भारतीय बने हैं जिन्होंने इस अवार्ड को स्वीकार किया है। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि सूरीनाम पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे आया है। तो देखिए, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, वैसे ही साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इक्वेटर, यह जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर के नॉर्थ की ओर यह एक छोटा सा कंट्री आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि सूरीनाम के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा कंट्री है। चलिए, मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि इसमें से एक गुयाना होगा और एक फ्रेंच गुयाना होगा। आपको बताना है कि राइट हैंड साइड पे कौन सा है और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अंतर्दृष्टि। आपको बताना है कि अंतर्दृष्टि क्या है। क्या यह प्राइमरी एजुकेशन पोर्टल है, क्या यह इंट्रोस्पेक्टिव कैंपेन है, क्या यह फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है, या फिर यह स्किल वर्कर्स के लिए एक पोर्टल है। देखिए, ऐसे फैक्चुअल सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि यह एक अंतर्दृष्टि नाम दिया हुआ है। तो अंतर्दृष्टि, दृष्टि यानी मतलब होता है विजन। क्या होता है फ्रेंड्स? विजन। लेकिन यहाँ पे हमें विजन देख के डायरेक्ट ऑप्शन भी टिक मार्क करना नहीं है, क्योंकि यह इंट्रोस्पेक्टिव विजन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है। यस, अंतर्दृष्टि जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि यह पोर्टल क्या है। तो इस क्वेश्चन के डिटेल्स में अगर देखते हैं तो जून 23 में भारत की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने एक लॉन्च किया हुआ है। क्या लॉन्च किया है? फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, जिसका नाम दिया है अंतर्दृष्टि। अब यह अंतर्दृष्टि क्या करेगा? तो यह अंतर्दृष्टि प्रोवाइड रिक्वायर इनसाइट एसेट्स, आपको आरबीआई के कामकाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हुआ है, कितना बाकी है वगैरह पैरामीटर्स के बारे में उनको जानकारी देगा, ताकि जो भी एरिया में हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन कम है तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी के जो दो टूल्स है, एक है क्वालिटी और एक है क्वांटिटी, तो उन दोनों के माध्यम से आरबीआई सभी को फाइनेंशियल इंक्लूड करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए अंतर्दृष्टि आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कीम फॉर मिष्टी। क्या लिखा है? मिष्टी। यह मिष्टी क्या है? कोई खाने की रेसिपी है क्या?
या फिर कुछ और है। तो आपको बताना है कि यह स्कीम क्या है, यह मैंग्रोव के लिए है, हेल्थ के लिए है, एजुकेशन के लिए है या फिर स्किल लेबर के लिए है। ठीक है, मिष्टी दोही तो बहुत खाई होगी आपने। अब आपको बताना है कि फिलहाल यह मिष्टी क्या है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पे जो मिष्टी लिखा है यह मिष्टी इंडिकेट करता है मैंग्रोव के लिए। क्या है इसका मतलब, चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन। तो इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन अगर हम देखने जाए तो यह एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि 5 जून को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया हुआ एक अभियान है। यह एक इनिशिएटिव है जिस इनिशिएटिव का पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। दिख रहा है MISHTI, मिष्टी, यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, और इसमें फंडिंग कहाँ से आएगा। अब आपको पता हो गया होगा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैंग्रोव के कवर को रिस्टोर करने वाले हैं, हमको बढ़ाने वाले हैं। कितने स्टेट्स में, 9 स्टेट्स में। भारत के जो कोस्टल स्टेट्स है उनमें हम मैंग्रोव्स का जो एरिया है उसको बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल इस स्कीम में अगर हम फंडिंग देखने जाए तो सेंटर देगा कितना, 80%, और बाकी का जो 20% होगा वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को पे करना होगा। ठीक है, यहाँ से क्या लाभ होंगे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड बेनिफिट, देन वी कैन से दैट इट विल थ्रेट टू लाइव्स ऑफ कोस्टल एरियाज फ्रॉम राइजिंग सी लेवल एंड डिजास्टर लाइक साइक्लोन। अगर मैंग्रोव्स नहीं रहेंगे तो कोस्टल एरिया की जो लाइफस्टाइल है, जो डिजास्टर है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो मैंग्रोव्स को बढ़ाने से उसमें कमी आएगी और लोगों को रोजगारी भी मिलेगी, लोगों की कोस्टल लाइफस्टाइल में सुधार भी आएगा। तो इसके लिए हमें याद रखना है मिष्टी फॉर मैंग्रोव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमृत धरोहर योजना इज रिलेटेड टू, आपको बताना है अमृत धरोहर योजना किसके रिगार्डिंग है। अमृत धरोहर योजना, क्या यह कोस्टल प्लेन्स के लिए है, वाटर टैप टू एवरी हाउस होल्ड, हर एक परिवार को पानी पीने का नल देने के लिए है, रिवर लिंक की प्रोजेक्ट है, क्या 2 नदी को एक चैनल के माध्यम से ज्वाइंट करने की प्रोसेस है, या फिर रामसर साइट है। चलिए आपको बताना है अमृत धरोहर क्या है। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सोचा। यह रिलेटेड है रामसर साइट्स के द्वारा। यह मैच करता है भारत में आए हुए वेटलैंड की ओर। चलिए देख लेते हैं। अगर डिटेल में देखते हैं तो फिलहाल जो वेटलैंड है, जो यह योजना है, उनको 5 जून 2023 को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है अमृत धरोहर योजना। और यह योजना क्या है कि कंजर्वेशन करना है हमें, क्या, हमारी भारत की रामसर साइट को, और लोकल कम्युनिटी के हेल्प के साथ। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इनिशिएटिव अगर आप लोकल कम्युनिटीज़ को साथ में लेके नहीं चलोगे तो आपको ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में भी नहीं पता होगा, और साथ साथ आप उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और जो एनवायरनमेंट रिलेटेड होगा तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिलहाल अगर हम यह अमृत धरोहर में देखने जाए तो आने वाले 3 साल के लिए रामसर साइट को कंजर्व करने की बात कही गई है, जिससे कि इको टूरिज्म बढ़ेगा और ग्रीन जॉब्स भी निर्माण होगी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में देखने जाए तो भारत में फिलहाल 75 रामसर साइट्स हैं, और जो कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के द्वारा डेजिग्नेट किया हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। यस, लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट पब्लिश बाय, ऐसा नाम का एक रिपोर्ट आया है बाजार में। जो रिपोर्ट किन्होंने पब्लिश किया है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है ए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि इरेना,
दूसरा ऑप्शन है आपके सामने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने UNDP और चौथा ऑप्शन है आपके सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। चलिए आपको बताना है कि फिलहाल यह रिपोर्ट किन्होंने पब्लिश किया हुआ है। देखिए जो भी रिपोर्ट्स मार्केट में होते हैं, अगर वो कोई बड़ी सी संस्था ने, बड़ी वाली ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो नाउ हमें ये देखना है कि यह क्या है और इसमें किनके थ्रू यह चीज़ किया जा रहा है। देखिए अगर इसका सही आंसर हम देखने जाए तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि इरेना। ठीक है, अगर इसमें हम डिटेल्स में देख लेते हैं फ्रेंड, तो रिसेंटली इन्होंने अब लॉन्च किया हुआ है, इरेना ने यह लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन लॉन्च किया हुआ है, जिसमें उन्होंने इंडिया के अचीवमेंट को अनप्रेसिडेंटेड यानी कि बहुत ही बढ़िया बताया हुआ है। ठीक है, अगर हम इरेना के बारे में देखने जाए तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टैब्लिश किया था, जब फाउंडेड वॉज इन बॉन जर्मनी, कब 2009 में, और फिलहाल उसमें 167 मेंबर्स है। हालांकि भारत की ओर देखें तो भारत इनका 77 फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि भारत ने इनको 2009 में ही ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखने जाए तो अबू धाबी यानी कि UAE में आया हुआ है। तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पोर्शन हम पहुंच चुके हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन है हमारे सामने, विथ रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया को ध्यान में रखते हुए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। याद रखें फ्रेंड्स, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, या तो असेंडिंग पूछा है या फिर डिसेंडिंग पूछा है। ठीक है, साइज के हिसाब से असेंडिंग बताना है। आपके सामने ऑप्शन है परगना, सरकार और सूबा, या सरकार परगना सूबा, सूबा सरकार या परगना, या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है पहले परगना आएगा, उसके बाद सरकार आएगी, उसके बाद सूबा आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि परगना, सरकार और सूबा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फ्रेंड्स कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला सेंटेंस दिया है, सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। क्या जेसुइट ऑर्डर के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे? दूसरा सेंटेंस, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा। क्या उनका देहांत गोवा में हुआ था? एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। क्या गोवा में कोई चर्च है? तीसरा सेंटेंस है, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इन सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। देखिए सब लोग गोवा जाने का प्लान करते रहते हैं, लेकिन गोवा में क्या है, यूपीएससी ने यह सवाल पूछ लिया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांसिस जेवियर के बारे में, यूपीएससी आपसे यह डिमांड चाहता है। तो फिलहाल हम देखने जाए तो हमारे क्वेश्चन में पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसिस जेवियर का मृत्यु गोवा में नहीं हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था कोई चाइनीज कोस्ट के ऊपर। ठीक है, गोवा में उनका मृत्यु नहीं हुआ था, हालांकि उनका एक डेडिकेटेड चर्च है वहाँ पे, लेकिन मृत्यु यहाँ पे नहीं हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था एक चाइनीज कोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमारा दूसरा सेंटेंस गलत है। दूसरा सेंटेंस जैसे ही गलत होता है आपको ए, आपका बी और आपका डी गलत हो जाता है, तो आपके सामने डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 और 3, यानी कि हर साल गोवा में उनके नाम पे, उनको याद करके एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और वह फाउंडिंग मेंबर थे किनके? जेसुइट ऑर्डर के। ठीक है, तो हमारे सामने हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी हो एंड कुई। आपको बताना है हल्बी हो एंड कुई क्या है। क्या यह कोई डांस फॉर्म है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, क्या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या कोई प्री हिस्ट्री की केव पेंटिंग साइट है, या फिर यह ट्राइबल लैंग्वेज है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यू सीरीज में से लिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले सालों में यूपीएससी ने क्या क्या पूछा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री का नॉलेज पता है तो आपको पता होगा कि ऐसी कोई ट्राइब थी जिन्होंने जियोग्राफी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में आपको इनका नाम मिलेगा कि ऐसी कोई ट्राइब थी जो ट्राइब ने इंडिया के एंशियंट टाइम से अपना सर्वाइवल सही किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यह एक प्रकार की लैंग्वेज भी है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स ट्राइब ऑप्शन होता तो ट्राइब ऑप्शन होने के साथ यह भी आपको सही करना था। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्राइबल लैंग्वेज। चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि ट्राइबल लैंग्वेज। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट देखना है। पहला बता रहा है 21st सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय द यूनिसेफ। दूसरा सेंटेंस है द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वॉज राइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। लो कर लो बात। सर जी, हमें तो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी सब कुछ याद नहीं रहता, और यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है किसके कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के बारे में, किसकी संविधान सभा के बारे में पूछा है। तो भाई पूछ रहा है पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में से अलग होके पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ उस टाइम पे जो फिलहाल बांग्लादेश है वह बांग्लादेश क्या था, वो था ईस्ट पाकिस्तान। क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन 1971 में वहाँ पे बहुत सारे रीजन थे, उसमें से बांग्ला लैंग्वेज एक रीजन था जो पाकिस्तान को अलग कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि फिलहाल आज का बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो हमारा दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। और पहले सेंटेंस की ओर देखने जाए तो यह बिल्कुल सही है कि 21st सेंचुरी इज डिक्लेयर। 21st सेंचुरी को इंटरनेशनल मातृभाषा दिन घोषित किया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह यूनिसेफ ने नहीं किया है, तो किन्होंने किया है? इनको घोषित किया है यूनेस्को के द्वारा। किन्होंने किया था? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा गलत है, दूसरा हमारा सही है। ऑप्शन बन जाता है सही हमारा ऑप्शन बी यानी कि 2 ओनली। चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया भवभूति, हस्तिमाला और क्षेमेश्वरा किनके लिए फेमस है? यह कौन लोग है? भवभूति, हस्तिमाला और क्षेमेश्वरा। ठीक है, क्या यह कोई जैन मुनि थे? क्या कोई प्ले राइटर यानी कि नाट्यकार लिखते थे? क्या कोई टेम्पल आर्किटेक्ट के बारे में बताया हुआ है, या फिर यह फिलोसोफर्स थे? ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी यानी कि प्ले राइटर्स। यह बड़े बड़े नाट्यकार थे। जैसा कि आपको पता होगा भवभूति ने लिखा था मालती माधव। क्या लिखा था? मालती माधव। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो उत्तर रामचरित लिखा था। उत्तर रामचरित लिखा था। और अगर हम देखने जाए तो उन्होंने लिखा था महावीर चरित। क्या लिखा था फ्रेंड्स? महावीर चरित। ठीक है, तो यह बड़े बड़े जो नाट्य थे जो लिखा था किन्होंने? भवभूति जी ने। उसके बाद हस्तिमाला, तो हस्तिमाला को हम हर्षा सेन के बारे में भी करके जानते हैं। उनका दूसरा नाम क्या है? हर्षा सेन। ठीक है, और क्षेमेश्वरा, अगर क्षेमेश्वरा की ओर हम देखने जाए तो उन्होंने बृहत कथा मंजरी लिखा था। याद रखना फ्रेंड्स, बृहत कथा मंजरी लिखा था।
और अगर हम उनकी एक और रचना देखने जाए तो उन्होंने कला विलास लिखा था। क्या लिखा था? कला विलास। और अगर हम देखने जाए तो उन्होंने लिखा था नरमामला। नरमामला, यह तीनों लिखा था। किन्होंने लिखा था? क्षेमेश्वरा ने लिखा था। भवभूति ने कौन सा लिखा था? मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित। और हस्तिमाला जानते थे, नाम था उनका हर्षसेन। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हमको पता चल गया है। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए तैयार रहे हमारे काइरोस यूपीएससी चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।